अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सबा ज़बी और आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुश आमदीद कहती हूं। बहुत से अहम खबरें जो हम आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करेंगे कि इमरान खान साहब के बहनोई फ़रार हो गए और किस वजह से फ़रार हुए हैं उसकी तफसीलात भी हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। और उसके अलावा एक सियासतदान के बारे में भी बताएंगे जो टॉक शोज़ नजर टीवी चैनल पर आए और वहाँ पर उनकी लड़ाई हो गई, मतलब कि जो एंकर थे, जो उनके होस्ट थे, उनसे उनकी लड़ाई हो गई। और दूसरी जानिब आपको बहुत ही अहम केस की आज समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। फैज़ाबाद धरना केस पर नजरसानी की जो दरख्वास्तें दायर की गई थी उन पर आज समाअत की गई है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की जानिब से 3 रुकनी बेंच ने इस केस पर समाअत किए हैं और चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की जानिब से और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस आज की समाअत के हवाले से बहुत से अहम रिमार्क्स भी दिए गए हैं जो हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि IMF का जायजा मिशन कल पाकिस्तान पहुंचेगा, दौरे पर आएगा। 2 रोज़ा दौरा होगा इनका। IMF वफ्द वजारत खजाना से तवानाई समेत दीगर रेगुलेटरी अदारों और स्टेट बैंक से मुज़ाकरात भी करेगा। ज़राए का कहना है कि IMF का वफ्द FBR और सूबाई हुकूमतों से मुज़ाकरात करेगा। पाकिस्तानी हुकाम पुरुम्मीद हैं कि मुज़ाकरात कामयाब रहेंगे और उनका आने वाला जो अगला जो उनके साथ एक प्रोजेक्ट है, जो मुआहिदा है, वो हो जाएगा। तो इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि अवामी मुस्लिम लीग नून के सरबराह यानी कि शेख रशीद साहब चिले से वापस आने के बाद अब दोबारा से तबलीगी दौरे पर जा रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने आज एक वीडियो बयान जारी किया है। उनके मुताबिक उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिल के टेस्ट की रिपोर्ट काफ़ी हद तक तसल्ली बख्श है। इन्होंने कहा कि लाल हवेली खोल दी गई है, इसकी ताज़ीन और आराइश के बाद 6 नवंबर को इसमें दोबारा शिफ्ट हो जाऊंगा। शेख रशीद ने बताया कि मैं आज रायगढ़ तबलीगी इज्तिमा में शिरकत के लिए जा रहा हूँ। और दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि मेरा सामान 80% और टेलीफोन और पैसे वापस कर दिए गए और उम्मीद है बाकी सामान जो 20% रह चुका है वो भी वापस कर दिए जाएंगे मुझे। उन्होंने कहा कि मेरी तमाम केसेस में जमानत है, चिले के दौरान अगर कोई केस बना तो मुझे उसके बारे में मालूम नहीं। शेख रशीद ने यह भी कहा कि आज की अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम का फैसला मुअत्तल करने से इनकार कर दिया है। और जबकि दूसरी जानिब आपको बताएं कि जिस सियासतदान के यानी कि फयाज अल हसन चौहान साहब की हम बात कर रहे हैं, जिनकी निजी टीवी चैनल पर आए और वहाँ के जो एंकर थे, जो सहाफ़ी थे, उनके साथ उनकी लड़ाई हो गई। ये GNN के न्यूज़ चैनल है और वहाँ पर शो करती हैं फ्रीहा अदरीस न्यूज़ एडिट्स के नाम से। तो वहाँ पर आए और उनकी जानिब से जो सहाफ़ी थे उनको जो पहले तो आपको ये बता दें कि फयाज अल हसन चौहान जो है ये PTI के एक्स मिनिस्टर भी रह चुके हैं और अब जो है ये IPP में शामिल हैं और इनको जो है वो IPP की शान और इनकी रूह भी कहा जाता है। ले अब जो फ्रीहा अदरीस साहबा ने जो है वो इनसे सवाल किया फयाज अल हसन चौहान से कि आप ये बताइए कि IPP में इस वक्त 2 किस्म के ग्रुप पाए जा रहे हैं। एक तो वो है जो नून लीग में इत्तेहाद करने से इत्तेफाक करता है, जबकि दूसरा ग्रुप जो है वो नून लीग से इत्तेहाद करने के हक में नहीं है, ये उनके खिलाफ है। तो इस पर जो है वो फयाज अल हसन चौहान साहब जो हैं वो गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि फरीदा पहले तो मुझे ये बताएं कि ये आपकी अपनी ख्वाहिश होगी कि हमारी जो पार्टी IPP है उसमें 2 ग्रुप पाए जा रहे हैं और एक का जो है वो इल्हाक करने का आइंदा इलेक्शन में नून लीग के साथ जो है वो होगा ग्रुप या नहीं होगा। तो इस हवाले से तो इस पर जो है वो फ्रीहा अदरीस की जानिब से ये कहा गया कि आप इसको मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैं आपको कह रही हूँ कि आपकी पार्टी में 2 ग्रुप्स हैं और एक जो है वो नून लीग के साथ इत्तेहाद करने की कोशिश में है और दूसरा उसकी मुखालफत कर रहा है। तो इस पर ही ये बहस इनकी बढ़ते बढ़ते जो है वो फयाज अल हसन चौहान साहब जो थे वो कह रहे थे कि मुझे टोका क्यों गया है, मैं बात कर रहा था, मैं जवाब दे रहा था, तो अभी तक जो है वो मुझे क्यों रोका गया है, मतलब मेरा जवाब क्यों नहीं मुकम्मल सुना गया। तो इसी दौरान जो है फयाज अल हसन चौहान ने माइक उतार कर रखा है और चले गए शो से। यानी कि ये उनकी एक आज कल का जो गुज़श्ता रात गुजरी है उस वक्त उनको बुलाया गया था, कोई तज्ज़िया उनके IPP का जो इजलास वगैरह हो रहे थे उन पर उनके ख्यालात का इजहार करने के लिए उनको बुलाया गया था, लेकिन वहाँ पर उनकी जो लड़ाई हुई और उसके बाद वो चले गए हैं। और इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि कल के रोज़ PTI के वकील आफ्ताब बाजवा साहब की जानिब से जब साइफर केस में डयाला जेल में उनकी समाअत हुई थी, साइफर केस में जब वो बाहर आए तो उन्होंने आकर कहा कि चेयरमैन PTI की जानिब से ये कहा गया है कि मुझे स्लो पॉइजन दिया गया है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर वो चप्पल पहनते तो उसमें भी स्लो पॉइजन होता है। लेकिन उसके बाद ही जो है वो कुछ देर के बाद उनके वकील यानी कि आफ्ताब बाजवा साहब की जानिब से ये भी दोबारा से बयान सामने आ
گیا۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے یہ کہا تھا کہ مجھے دیا جا سکتا ہے اور اس کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، لیکن ابھی تک مجھے دیا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے سننے میں غلطی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کو دے دیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ انہوں نے اپنی اس پہلی جو بات انہوں نے جو میڈیا کے جو صحافی ادھر لوگ کھڑے ہوئے تھے اڈیالہ جیل کے باہر، ان کو جب بیان دیا تھا اس کے بعد انہوں نے اس کی تردید کر دی۔ انہوں نے کہا مجھے سننے میں غلطی ہوئی ہے، چیئرمین پی ٹی آئی نے یہ کہا تھا کہ مجھے سلو پوائزن دیا جا سکتا ہے اور اس کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو ہم نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے بہنوئی یعنی کہ ان کی بہن کے جو شوہر ہیں ان پر لیا راضی اسکینڈل میں اینٹی کرپشن کی بڑی کامیابی، انہوں نے ان کو چیئرمین پی ٹی آئی کے بہنوئی یعنی کہ احد مجید کی ضمانت خارج کر دی گئی تھی آج کے روز، اور احد مجید کی گرفتاری نہ ہو سکی کیونکہ ان کو اگر جب اینٹی کرپشن کی ٹیم جو ہے وہ گرفتار کرنے کے لیے پہنچی وہ وہاں سے موقع سے ہی فرار ہو چکے تھے، اور ان پر جو ہے وہ لیا راضی اسکینڈل میں زمینیں جو ہیں وہ زبردستی دوسرے جو مالکان تھے زمین کے ان سے اپنے نام کروانے کا الزام تھا، جس کی وجہ سے آج انہیں گرفتار کرنے کے لیے ٹیم بھی پہنچی لیکن وہ موقع سے فرار ہو چکے تھے۔ دوسری جانب آپ کو اگر مسلم لیگ نون کے بارے میں خبر دیں کہ آج کے دن جو ہے وہ گجرانوالہ کی عدالت نے مسلم لیگ نون کے رہنما کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو اشتعال انگیز تقاریر اور بغاوت کے مقدمے سے بری کر دیا ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ فیصل اسلام نے کیپٹن صفدر پر بغاوت کے کیس کی سماعت کے دوران فیصلہ سنایا۔ عدالت نے مقدمے میں ملوث دوسرے ملزم سابق لیگی ایم پی اے عمران خالد بٹ کو بھی بری کر دیا گیا ہے۔ کیپٹن صفدر پر مقدمہ جو تھا وہ 3 اکتوبر 2020 کو درج کیا گیا تھا، جس پر ان پر ایف آئی آر میں اشتعال انگیز تقاریر اور بغاوت کا الزام بھی تھا، جبکہ دوسری جانب احتساب عدالت لاہور کی جانب سے آشیانہ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم شہباز شریف سمیت دیگر کی بریت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے جو 7 نومبر کو سنایا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم حکومت میں شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا لیکن انہوں نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے مزید کہا کہ زرداری ہاؤس میں ان کی مائدین شہر کے اجتماع سے انہوں نے خطاب کیا، اس ٹائم انہوں نے کہا کہ اب نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے، اب ملک کا آئندہ وزیر اعظم جو ہوگا وہ پیپلز پارٹی سے ہی ہوگا۔ کراچی سے کشمیر تک پیپلز پارٹی ایک زندہ حقیقت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عوام کی حمایت سے پیپلز پارٹی حکومت میں آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ عوام جو ہے وہ حکومت میں عوام کی خدمت پر ہم قائم ہیں، پیپلز پارٹی جو ہے وہ عوام کی خدمت کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی مسلسل انتخابی کامیابیاں عوام کے اعتماد کی مظہر ہیں۔ اور آج کا جو سب سے اہم کیس فیض آباد دھرنا کیس کے خلاف اپیلیں جو دائر کی گئی تھی اس پر سماعت کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کے سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اس کیس پر سماعت کی ہے۔ فیض آباد دھرنا کیس جو دیا گیا تھا 2017 میں 5 نومبر سے لے کر یہ 25 نومبر تک دیا گیا تھا، یعنی کہ اس میں تقریباً 22 دن کا یہ دھرنا تھا۔ انٹرچینج فیض آباد انٹرچینج پر یہ دھرنا دیا گیا تھا جس سے بہت سے ملکی نقصان بھی اٹھانا پڑا تھا اس کی وجہ سے، اور اس میں جو ہے وہ تحریک لبیک کی جانب سے یہ دھرنا دیا گیا تھا اور ان کی جانب سے جو کوئی ان کے جو معاہدے تھے ان کو منوانے کے لیے انہوں نے یہ دھرنا دیا تھا، جس پر 2019 میں اس پر فیصلہ بھی دیا گیا تھا۔ اور اس کا فیصلہ جو دیا گیا تھا اس میں قاضی فائد عیسیٰ اس وقت کے جسٹس تھے سپریم کورٹ کے، تو وہ بھی اس کیس میں کی سماعت کے لیے شامل تھے۔ تو اب جو ہے وہ اس کیس کی جو ہے وہ نظر ثانی کی درخواستیں دائر کی گئی تھی جس پر آج سپریم کورٹ میں سماعت کی گئی ہے، اور اس میں سپریم کورٹ نے فیض آباد دھرنا کیس کی نظر ثانی کیس میں حکومتی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کو غیر قانونی قرار دے کر مسترد کر دیا گیا ہے، اور اٹارنی جنرل کو جلد نیا انکوائری کمیشن تشکیل دینے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کی درخواستیں واپس لینے کی بنیاد پر خارج کی جاتی ہیں۔ شیخ رشید کو نوٹس جاری کیا جاتا ہے، شیخ رشید پیش نہیں ہوتے تو نظر ثانی کی درخواست عدم پیروی پر خارج کر دیں گے۔ جب سوالات کیے گئے تو پیمرا کے وکیل نے دلائل دینے سے انکار کر دیا۔ چیئرمین پیمرا سے نظر ثانی کی درخواست واپس لینے کا پوچھا گیا تو کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ عدالت میں جسٹس اطہر منولہ نے کہا کہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کس قانون کے تحت بنی اور اس کی قانونی حیثیت کیا ہے۔ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ کمیٹی بنا کر صرف رپورٹس آتی رہیں گی، ہونا کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے اٹارنی جنرل سے کہا کہ آپ سمیت سب کہہ رہے ہیں فیض آباد دھرنا فیصلہ جو تھا اس کا ٹھیک تھا، حکومت کی جانب سے بنائی گئی کمیٹی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے۔ کیا کمیٹی نے جو ٹی او آر بنائے ہیں ان میں سب ذمہ داران سے حساب لیا جائے گا؟ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ پورے ملک کو ایک جماعت نے یرغمال بنائے رکھا، بیرون ملک سے ایک شخص امپورٹ کر کے ملک کو یرغمال بنایا گیا اور وہ واپس لوٹ گیا۔ حکومت میں تحقیقات کرنے کی اہلیت ہی نہیں ہے۔
इन्होंने जस्टिस काजी फैज़िसा की जानिब से ये भी रिमार्क्स दिए गए। उन्होंने कहा कि बच्चे भी आपसे बेहतर जवाब दे सकते हैं। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि बच्चे आपसे भी इससे बेहतर जवाब दे सकते हैं। जो उनके नजर सानी की दरख्वास्त दायर की गई थी उस पर अटॉर्नी जनरल की जानिब से मुकालमा भी हुआ था, जिसमें चीफ जस्टिस ने कहा कि कमेटी के टीओआर से लगता है कि आपने सबको बरी कर दिया है। धरना केस में अदालत ने पूरी हिस्ट्री दे दी। हमने पूछा था धरने का जिम्मेदार कौन है। हुकूमत ने कमेटी का एक भी टीओआर दुरुस्त नहीं बनाया। हुकूमत चाहती है कि सबको जिम्मेदार ठहराकर किसी के खिलाफ कार्रवाई ना हो। अरबों का नुकसान हुआ मगर हुकूमत को परवाह ही नहीं। उसके बाद फैजाबाद धरने फैसले पर अमल दरामद कराना हुकूमत का काम था। चीफ जस्टिस की जानिब से मजीद रिमार्क्स दिए गए। उन्होंने कहा कि जिस तरह हुकूमत मामला चलाना चाह रही है ऐसा नहीं होगा। चीफ जस्टिस काजी फैज़िसा ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि फैजाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद करवाना हुकूमत का काम था। एक कागज के टुकड़े से मुल्क नहीं चलाया जा सकता। जिस तरह हुकूमत मामला चलाना चाह रही है ऐसे मामला नहीं चलेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि 6 फरवरी 2019 से आज तक फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। इस तरह तो यहाँ हर कोई कहेगा कि जो भी करूँ मुझे कोई पूछ नहीं सकता। चीफ जस्टिस काजी फैज़िसा ने कहा कि हुकूमत सीधा सीधा कह दे कि हम काम नहीं करेंगे और माजी से सीख कर हुकूमत ऐसा इकदाम करे कि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात ना हो। जब कानून हाथ में लेने वालों को सजा मिलेगी तो लोग इससे सबक लेंगे। चीफ जस्टिस काजी फैज़िसा ने कहा कि क्या हुकूमत वाकई फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल करना चाहती है? कौन सा कानून कहता है कि नजर सानी हो जाए तो फैसले पर अमल नहीं होगा? क्या हुकूमत ने कैनेडियन हुकूमत से राब्ता किया था? क्या लोग कनाडा से यहाँ आकर धरने दें, कोई नहीं पूछ सकता इनसे? क्या पाकिस्तानी कनाडा जाकर इस तरह का धरना दे सकते हैं? चीफ जस्टिस काजी फैज़िसा ने कहा कि हुकूमत की बनाई गई कमेटी गैर कानूनी है। इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सामने कोई पेश नहीं होगा। जस्टिस अतर मनहुल्ला ने रिमार्क्स दिए कि यह मुल्क सिर्फ अशरफिया के लिए नहीं है। 70 साल से मुल्क में अशरफिया का फैसला कब्जा है। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने एक शख्स को इंपोर्ट करने का मकसद क्या? इस वक्त की हुकूमत को बरतरफ करना था? क्या दोबारा एक शख्स को इंपोर्ट करके मुस्तकबिल में भी खिदमत ऐसी ली जाएंगी जैसा कि फैजाबाद धरने केस में ली गई हैं? और उसके अलावा उन्होंने कहा कि क्या कनाडा से आए इस शख्स ने अपने टिकट की अदायगी खुद की थी? मुमकिन है कमेटी तहकीकात से यह भी तयन हो जाए कि पैमरा और इलेक्शन कमीशन इस वक्त आज़ाद नहीं थे। चीफ जस्टिस काजी फैज़िसा ने कहा कि हुकूमत बता दे तो हम केस बंद कर देते हैं। हम फिर इंतजार करते हैं फैजाबाद की तरह एक और सान्या हो। क्या हमें बाहर के दुश्मन से खतरा है या अंदरूनी खतरात हैं? इसके अलावा पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैजाबाद धरने केस की समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। और इसमें जो है वो अगर इस फैसले पर जो दिया गया था 2019 में उसके फैसले के खिलाफ जो है काफ़ी इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी, तहरीक इंसाफ की जानिब से भी और शेख रशीद और काफ़ी ज़्यादा जो वजारत कानून थे उन सब की जानिब से ही इस फैसले की नजर सानी की दरख्वास्तें दायर की गई थी। लेकिन अब जो है जब काजी फैज़िसा साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया तो तमाम ही लोगों ने PTI की जानिब से भी ये दरख्वास्त नजर सानी वापस ले ली गई, इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी ले ली गई और सूबाई हुकूमत ने भी अपनी दरख्वास्त नजर सानी वापस ले ली। जिस पर चीफ जस्टिस काजी फैज़िसा ने कहा कि अगर 2019 का फैसला दुरुस्त था तो उसके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं किया गया, क्यों उसको फॉलो नहीं किया गया? और क्या अगर आप लोगों ने अब ये दरख्वास्तें वापस ले ली हैं तो 2019 में जिन लोगों को उन्होंने कसूरवार ठहराया था क्या उनका एहतसाब होगा या हम फिर से किसी ऐसी सानिया की इंतजार करेंगे जिस तरह का फैजाबाद धरना केस हुआ था जिसमें 5 अमवात हुई थी और तकरीबन 200 से ज़ायद लोगों को जख्मी भी किया गया था। तो इस हवाले से आज की ये अहम पेश रफत थी जो चीफ जस्टिस काजी फैज़िसा की जानिब से सख्त रिमार्क्स भी किए गए हैं और अगली जो समाअत है इसकी 15 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। और अब देखना है कि 15 नवंबर को जब इसकी समाअत दोबारा होगी तो इसमें क्या अहम पेशरफ्त हो सकती है। क्या 2019 का ही दिया गया फैसले को दुरुस्त मानते हुए उस पर अमल दरामद किया जाएगा या नहीं? और अगर इस पर अमल दरामद किया जाता है तो इससे बहुत सारे फैक्ट जो हैं वो सामने आएंगे और बहुत ज़्यादा जो एजेंसियाँ थी, जो अदारे थे या जो भी उस टाइम की हुकूमत थी तो वो भी जो है वो मंजर आम पर आएगी, बेनकाब होगी कि किस किस अदारे ने क्या क्या अपना रोल किरदार अदा किया था उसमें फैजाबाद धरने केस में। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।